अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्विक सॉर्ट की एक और एग्जांपल और उसको मैं थोड़ा सा री एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है वो आपको और क्लियर हो जाए। तो क्विक सॉर्ट में मैंने आपको कहा, पहले भी हमने जैसे पढ़ा है, मैं इसी ये जो स्टेटमेंट वाइज एल्गोरिदम है इसी को एक्सप्लेन करती हूँ। दूसरा एल्गोरिदम उसके साथ ड्राई रन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एक ही स्टेटमेंट का ट्रैक रखना। तो आपने इसको ऐसे जनरली ही ड्राई रन भी करना है और सॉल्व भी करना है एग्जाम्पल्स को। तो इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें 3 चीज़ें पहले हम नोट करते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि हम क्विक सॉर्ट काम करती है एक स्पेशल पाइवट वैल्यू की बेस पे, और वो वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं। वो लास्ट वैल्यू भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, कोई रैंडम वैल्यू। आप एरे में से कोई एक वैल्यू कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आइदर इट्स फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी वैल्यू हम सिलेक्ट उसमें से कर सकते हैं। या हम पूरी एरे में से मीडियन ले सकते हैं कि उसकी सेंट्रल वैल्यू कौन सी है। तो अब जब हमने उसको अरे को सॉर्ट करना है तो सबसे पहले हम पाइवट सेलेक्ट करते हैं, फिर पाइवट के अकॉर्डिंग हम अपने अरे की पार्टीशन करते हैं, और वो जो सेंट्रल वैल्यू पाइवट जो हमने सेलेक्ट की होती है उससे बड़ी वैल्यूज़ को हम राइट साइड पे और उससे छोटी वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे कर देते हैं। हम वैल्यूज़ को अरेंज नहीं कर रहे होते, सिर्फ एक वैल्यूज़ की अकॉर्डिंग हम लेफ्ट या राइट, ग्रेटर देन और लेस देन डिसाइड कर रहे होते हैं, और इसी पार्टीशन में ही वो हमारी अरे को सॉर्ट कर देता है। तो जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं उसमें सबसे पहले तो एक एरे है, क्योंकि तो उसका फर्स्ट लोकेशन जिसको हम पी और आर पॉइंटर्स होते हैं बेसिकली, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, ये 0 लोकेशन को और ये n-1 लोकेशन को, कि हमारे पास सेकंड लास्ट लोकेशन कौन सी है, क्योंकि इस एल्गोरिदम में अभी हमने लास्ट वाले को पाइवट सेलेक्ट करना है सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हमने जो n-1 है उसको सेकंड लास्ट को लास्ट लोकेशन ले लिया है, कि हमने P से R तक, 0 से n-1 तक चेक करना है कि कौन सी वैल्यू Q से बड़ी है और कौन सी छोटी है। जो बड़ी होगी उसको हम राइट साइड पे स्वैप कर देंगे और जो छोटी होगी उसको हम लेफ्ट साइड पे स्वैप कर देंगे, और ये काम होता है पार्टीशन के एल्गोरिदम में। तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम ये पॉइंटर सेट करते हैं P और R, जो कि 0 और n-1 लोकेशन है, और उसके बाद हम एक पाइवट सेंट्रल वैल्यू कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये वैल्यूज़ हम एरे एल्गोरिदम को पास करते हैं। एल्गोरिदम में 3 इनपुट्स जाते हैं। एक हमारे पास एरे होती है जिसको हमने सॉर्ट करना है, पूरी एरे, फिर 0 लोकेशन और उसकी n-1 लोकेशन कौन सी है वो हम सेंड करते हैं। जब वो पास होती है क्विक सॉर्ट को, तो क्विक सॉर्ट में सबसे पहले पार्टीशन का प्रोसीजर ही फॉलो होता है, और पार्टीशन का प्रोसीजर क्या करेगा, 2 पार्ट्स बनाएगा, लेफ्ट और राइट पार्ट बनाएगा, और लेफ्ट और राइट पार्ट किसके होंगे, क्यू के होंगे। मैंने थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दिया था ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि हम किन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं लिख दूँ तो वैल्यू एट पी को हम कंपेयर कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। वैल्यू एट पी जो है उसको हम वैल्यू एट क्यू जो हमारे पास पाइवट लास्ट लोकेशन है उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, और सिंपल पी और आर पॉइंटर्स हैं, तो इट्स मीन दीज आर एड्रेसेस ऑफ दैट लोकेशन। तो अब पहले हम पी को चेक करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को, फर्स्ट लोकेशन वैल्यू को शुरू से हम चेक करना शुरू करते हैं, 0 1 2 3, कि अगर उनमें से कोई वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक कोई वैल्यू हमारे पास अगर क्यू जो हमने सेलेक्ट किया है उससे बड़ी है तो वो राइट साइड पे चली जाए, और फिर हम आर को सिलेक्ट करते हैं, लास्ट से सिलेक्ट करते हैं कि अगर आखिर में कोई वैल्यू छोटी आ रही है तो वो लेफ्ट साइड पे चली जाए। ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली इसीलिए अप्लाई हो रही हैं कि जो बड़ी वैल्यू है वो राइट पे चली जाए और जो छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट पे आ जाए। इनको अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो फिर हम उन्हें जब स्वैप करते हैं तो वो लेफ्ट और राइट पे अपनी करेक्ट लोकेशन पे मूव हो जाती हैं वो वैल्यूज, और फिर हम इन्हीं स्टेप्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं जब तक पी और आर दोनों सेम लोकेशन पे, क्योंकि पी आगे फॉरवर्ड हो रहा होता है और आर बैकवर्ड 0 से 1 2 3 पे जा रहा होता है, वो लास्ट से बैक पे पीछे n-1 n-2 n-2 पीछे आ रहा होता है। तो इसलिए वो एक जगह पे आके दोनों सेम लोकेशन पे आ जाते हैं, और जब सेम लोकेशन पे आते हैं वो पॉइंट होता है जब हमने पाइवट को सेंटर में लेके आना होता है। तो फिर हम उस वैल्यू को जहाँ पे पी और आर इकट्ठे होते हैं पाइवट के साथ या क्यू के साथ स्वैप कर देते हैं, और जब हम उसे स्वैप कर देते हैं तो हमारी एरे अभी अरेंज नहीं हुई होती। ये फर्स्ट पार्टीशन जब होती है उसके बाद क्यू सेंटर में आ जाता है और उससे बड़ी वैल्यू राइट पे, उससे छोटी वैल्यू लेफ्ट पे आ जाती है। तो फिर हम दोबारा से इस फंक्शन को रिकॉल करते हैं,
और जब दोबारा से रिकॉल करते हैं तो लेफ्ट साइड वाली एरे देते हैं। आप पूरी एरे में से सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट देते हैं, और वो लेफ्ट पार्ट यहाँ से ये जो मैंने यहाँ पे कॉल किया है रीस्टार्ट करके दोबारा से इस प्रोसेस पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो वो उस लेफ्ट एरे पे दोबारा सेम प्रोसेस परफॉर्म करेगा, और फिर दोबारा से लेफ्ट, जब तक लेफ्ट ख़त्म नहीं हो जाते वो हर एरे के लेफ्ट को सॉल्व करता रहेगा। जब आखिरी लेफ्ट वाला पोर्शन सॉल्व होगा तो फिर वो राइट, ये वाली जो रिकर्जन है ये ख़त्म हो जाएगी। जब सारे लेफ्ट पोर्शन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो यहाँ पे आएगा और राइट वाले पोर्शंस को सॉल्व करेगा। और जब सारे राइट भी सॉल्व हो जाएंगे सेम मेथड से, ये रिकर्जन है, रिकर्जन में आपने पढ़ा था कि वो फंक्शन खुद को दोबारा कॉल करता है। जब वो सारे राइट भी ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमारी एरे स्टॉप होती है। तो मैंने एग्जांपल डेटा लिया है, मैंने थोड़ी सी बड़ी एरे ली है ताकि स्टेप्स क्लियर हो जाए। लेकिन इसमें हमारे पास 3 2 5 ये वैल्यूज़ हैं 10 तक। तो इसमें पहली वैल्यू तो हमारे पास होगी p, बेसिकली p इक्वल किसके हो गया है, 0 की। और जो 17 वाली लास्ट वाली वैल्यू है ये हमारे पास r हो जाएगी, जो कि इक्वल है, अगर मैं इनको काउंट करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14th वाली वैल्यू है। ठीक है, और ये जो 10 है ये बेसिकली हमारा Q है, पाइवट है, Q की लोकेशन है विच इज़ 15, और वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारे पास है ये 10। तो Q बेसिकली हमारे पास 15 लोकेशन पे है, जो कि क्या है 10। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि हमें क्लियर है कि हमने इस वैल्यू के साथ आप कंपेयर करना है। अब जब आपने इसको सॉल्व करना शुरू करना है तो सबसे पहले हम अरे हमने पास कर दी, p की वैल्यू बता दी 0 है और r की वैल्यू बता दी 14 है, और ये पूरी अरे पास हुई है। अब जब वो अंदर आएगा तो सबसे पहले इस स्टेप को परफॉर्म करेगा। तो इस स्टेप की जो कंडीशन है वो मैं लिख देती हूँ। ओके, इस स्टेप में दो कंडीशन हैं कि वैल्यू एट p 3 इज लेस देन वैल्यू एट q 10, 3 इज लेस देन 10। तो यहाँ पे अगर मैं राइटिंग इसकी चेंज कर दूँ तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। और इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है p इज़ लेस देन r, p इज़ 0 एंड r इज़ 14, 0 इज़ लेस देन 14, अगेन कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अब जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं तो हमारा स्टेप क्या कहता था कि हमने ये कंडीशन भी ट्रू हो गई है और ये भी ट्रू हो गई, देन मूव फॉरवर्ड एंड रिपीट 1। ठीक है, इफ़ के साथ ये पूरी स्टेटमेंट है। अगर ये इफ़ गलत होगा तो फिर हमने एल्स पे आना है, और एल्स कहता है कि इसको स्टॉप कर देना है। तो अब हमने क्या करना है, मूव फॉरवर्ड एंड रिपीट 1। तो किसको फॉरवर्ड मूव करना है, p को फॉरवर्ड मूव करना है। अब मूव फॉरवर्ड जब हम करेंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1। क्या ये 0 पे था ना, तो 0 से 1। अब यहाँ पे एड्रेसेस यूज हो रहे हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। जब p की वैल्यू 1 हो गई है तो दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी। ठीक है, यही कंडीशन विच इज 2, 2 इज लेस देन 10, यस, और 2 इज लेस देन 14, अगेन ट्रू है। दोनों कंडीशंस हमारे पास दोबारा से ट्रू आई हैं। तो अब हमने क्या करना है, p को अगेन मूव कर देना है फॉरवर्ड, और p की वैल्यू क्या हो गई है, इक्वल्स टू 2। फिर इसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन 10, यस। दोबारा से हमारे पास कंडीशंस दोनों क्या हुई हैं, इक्वल हो गया था हमारे पास 2 के, और अगेन हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू थी। तो फिर p को हमने फॉरवर्ड कर दिया, p की वैल्यू क्या हो गई, 3। जब p की वैल्यू 3 हुई है तो फिर कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 10। तो ये कंडीशन उस वक्त तक हमारे पास, क्योंकि p तो r से छोटा ही आ जाएगा जब तक हम लास्ट पे नहीं आते। जैसे ही कोई 10 से बड़ी वैल्यू आएगी तब हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होनी है। तो इस पे भी हमारे पास दोनों वैल्यूज ट्रू हो गई हैं, तो p को इक्वल्स टू 4 कर देंगे। अब 4 पे क्या वैल्यू है, 6,
तो हमारे पास अगेन कंडीशन अगेन ट्रू हो गई है, तो p को क्या कर देंगे हम इक्वल्स टू 5। 5 पे क्या वैल्यू है 0 1 2 3 4। अच्छा 4 पे ही हमारे पास वैल्यू ट्रू हो जानी, ये फॉल्स होना चाहिए, 6 4 पे है सॉरी। तो यहाँ पे 1 के बाद जब हमारे पास 4 आएगा तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है 6 पे ट्रू रहेगी, 12 पे फॉल्स होगी, 12 5 पे है। जब ये 5 पे आएगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और दूसरी कंडीशन तो भी ट्रू है, लेकिन क्योंकि इनके दरमियान में एंड लगा हुआ है और ये एंड कहता है कि जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगी हमारा आंसर ट्रू नहीं होगा, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा फॉल्स। इसका मतलब है अब इफ़ हमारे पास फॉल्स हो गया है तो अब हमने रिपीट नहीं करना, स्टॉप कर जाना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को स्टॉप कर देना है। ये चीज़ नोट रखनी है कि p की वैल्यू क्या है 5 है। स्टेप 1 5 पे स्टॉप कर दिए। अब हमने स्टेप 2 परफॉर्म करना है और स्टेप 2 में ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, और स्टेप 2 की कंडीशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ उसमें हम अब r की वैल्यू को चेक कर रहे हैं और इसमें हमने बैकवर्ड मूव करना है और जब कंडीशन फॉल्स होंगी तो तब हमने स्टॉप करना है। तो स्टेप 2 पे आ जाएंगे, 1 कंप्लीट हो चुका है, तो मैं स्टेप 2 को अगर यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ r होगी। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ r क्या है मेरे पास 17। ठीक है, 17 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है एंड p इज लेस देन r। 17 जो है वो दोनों कंडीशंस क्या हो गई हैं ट्रू हो गई हैं। ठीक है, r जब इक्वल्स टू 14 था तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। इसका मतलब कि अब हमने बैकवर्ड मूव, दोनों ट्रू हो गई हैं तो बैकवर्ड मूव करना है, r में -1 कर देना है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। फिर कंडीशन चेक करनी है, तो 20 इज लेस देन 10 एंड 5 इज लेस देन 13। नई वैल्यूज के साथ चेक करना है ना, 5 इज लेस देन 13, तो दोनों कंडीशंस अगेन हमारे पास ट्रू हो गई हैं, तो फिर हमने बैकवर्ड मूव करना है, r को इक्वल्स टू 12 पे ले आना है। अब 12 पे क्या वैल्यू है 10 के बाद 17 20 15, 15 इज लेस देन 10, ट्रू है कंडीशन, और हमारे पास r भी 5 भी जो है वो 12 से छोटा है, तो अगेन दोनों कंडीशंस क्या हो गई हैं ट्रू। जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं तो फिर मूव करना है इक्वल्स टू 11। अब 11 पे क्या वैल्यू थी 4, ये वैल्यू आई है 4। तो जब 4 आया है तो अब हमने क्या करना है, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है, 4 10 से बड़ा नहीं है, और दूसरी कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेकिन क्योंकि ये एंड के साथ है, एंड के साथ हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल आंसर जो है वो क्या बनेगा फॉल्स बनेगा, तो हमने स्टॉप कर जाना है। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे ही ये फॉल्स होगा ट्रू 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 रहेंगे तो ठीक है, इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होता है तो हमने स्टॉप कर जाना है। तो अब आर कहाँ पे हमारा स्टॉप हुआ है 11 पे, वन स्टेप भी परफॉर्म हो गया, फर्स्ट स्टेप परफॉर्म हो गया, सेकंड स्टेप परफॉर्म हो गया, अब हमने थर्ड स्टेप परफॉर्म, जब दोनों स्टॉप हो जाएंगे तो फिर हमने क्या करना है p और r की वैल्यू को स्वैप कर देना है। तो मैं यहाँ से ही इसको अगर यहाँ पे नीचे कॉपी करती हूँ, और ये थर्ड स्टेप है हमारा, और थर्ड स्टेप क्या कहता है कि p और r की वैल्यू को स्वैप कर दो, और p अब हमारे पास ये वाली वैल्यू थी 5 वाली। ठीक है, इसको हमने 12 के बजाय 4 कर देना है, और ये r की ये वाली वैल्यू थी इसको क्या कर देना है 12 की। आपने देखा कि यहाँ से छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पे आ गई है और बड़ी वैल्यू राइट साइड पे आ गई है। तो थर्ड स्टेप में हमने इन दो वैल्यूज को बेसिकली 12 और 4 जहाँ पे हम स्टॉप किए थे, हमने उन वैल्यूज को स्वैप कर दिया है। ठीक है, ये थर्ड स्टेप में हमने स्वैपिंग परफॉर्म किया उसी एरे पे जिस पे हम काम कर रहे थे।
अब इसमें देखें फर्स्ट टाइम जब कोई बड़ी वैल्यू आ गई तो उसको राइट पे ले गया, और यहाँ से जब छोटी वैल्यू आई है तो उसको राइट पे ले आया। और फिर उसके बाद अब हमने फोर्थ स्टेप पे जाना है, और फोर्थ स्टेप पहले ये चेक करेगा कि पी और आर बराबर तो नहीं हो गए। अगर बराबर नहीं हुए तो अभी हमने और स्वैपिंग करनी है, क्योंकि जब वो इक्वल आएंगे तो फिर मिड आएगा ना, दोनों जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब हमने अगेन स्टेप 1 और स्टेप 2 को व्हेन पी एंड आर एट सेम सॉरी 4 वाले में क्या कह रहे हैं, दोबारा से रिपीट करना है हमने 1 से लेकर 3 तक, अगर पी और आर इक्वल नहीं है। अब हमने दोबारा से वही काम करना है जो हमने पहले किया। अब हम फोर्थ स्टेप में जब आएंगे तो यहाँ पे रिकर्जन आई है, रेपिटिशन आई है एक तरह से लूप में, तो हम दोबारा से 1 को परफॉर्म करने लगे हैं। और 1 हमारा क्या कहता था कि वैल्यू, मैं यहाँ पे इसको दोबारा से कॉपी कर लेती हूँ, वैल्यू एट पी, और हमारे पास पी की वो वैल्यू लेनी है आपने जो नई वैल्यू है हमारे पास। पी हमारे पास कहाँ पे स्टॉप हुआ था, 5 पे, तो हमने अब 5 पे कंडीशन ट्रू है, पहली कंडीशन भी ट्रू है 4 इज लेस देन 10, और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है 5 इज लेस देन 11 वाली। तो हमने यहाँ पे दोबारा से फॉरवर्ड मूव करना है, p जो है वो इक्वल हो जाएगा 6 के, और फिर हमने चेक करना है 6 पे क्या है, 8 इज लेस देन 10, अगेन कंडीशन ट्रू है, और स्मॉलर वाली भी p r से अभी छोटा है, p 6 है और r 11 है, तो दूसरी कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हो गई है। जब सेकंड कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हुई है तो हमारे पास नेक्स्ट में क्या होगा, फिर हमने p को आगे मूव कर देना है, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, p की वैल्यू जो 7 आई है तो हमारे पास पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है, 19 इज नॉट लेस देन 10, और दूसरी कंडीशन तो ट्रू है लेकिन हमने क्या कर देना है, ओवरऑल f हो गया है तो हमने स्टॉप कर देना है और सेकंड स्टेप पे आ जाना है। और सेकंड स्टेप की जो कंडीशन है अब हमने वो चेक करनी है अकॉर्डिंग टू आर। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, हमने चेक करना है वैल्यू ऑफ आर, आर अब हमारे पास क्या है, इक्वल टू 11 है अकॉर्डिंग लास्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो 12 इज ग्रेटर देन 10, यस ट्रू है, और p इज लेस देन r, यस 6 इज लेस देन 11, तो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। फिर हमने r को बैकवर्ड मूव करना है, r को इक्वल्स टू 10 कर देना है, और जब आप इसे 10 करेंगे तो 14 आ गया, 14 इज लेस देन 10 ट्रू, और r अभी भी बड़ा है तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगी। फिर r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9, 9 में क्या आ गया 13, 13 इज लेस 13 इज ग्रेटर देन 10 ट्रू, और फिर ये ट्रू हो गया है तो दोबारा से हमारे पास क्या हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 8, 8 पे जब आप आएंगे तो r की वैल्यू 6 हो गई है विच इज लेस देन 10, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है, और पहली कंडीशन फॉल्स दूसरी ट्रू हुई है तो इसका मतलब ओवरऑल तो ये फॉल्स हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे भी स्टॉप कर देना है, जब हमने यहाँ पे स्टॉप करना है तो अब हमने स्टेप 3 परफॉर्म करना है, और स्टेप 3 अगेन क्या कर रहा था, स्वैपिंग परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, स्वैपिंग कैसे करनी है, हमने किसकी स्वैपिंग हमने करनी है, बेसिकली हमने p और r को स्वैप करना है। p हमारे पास यहाँ पे है, ये p है और ये r है, तो हमने 6 और 9 को 19 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और 6 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 19, तो ये दो वैल्यूज बेसिकली स्वैप हो गई हैं। ठीक है, r p जो है वो 6 पे है और r जो है वो 8 पे, तो हमने उन दोनों वैल्यूज को स्वैप कर दिया, और अभी भी हमारे पास p और r की वैल्यू जो है वो सेम नहीं हुई। अच्छा 6 पे ये कहाँ पे स्टॉप हुआ था, 19 पे, तो ये हमारे पास पहले यहाँ पे स्टॉप हुआ था, ये वैल्यू थी 11,
10 9 7। चाहिए हमारे पास 14 13 12 11 10। चलें, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज हमारे पास स्टॉप हुई हैं एड्रेसिंग में, शायद नंबर, ठीक है। ये 6 के बाद 7 हो गया था, ठीक है, ये 7 है यहाँ पे बेसिकली। तो 7 और 8 हमारे पास वैल्यूज एक्सचेंज हो गई हैं। अब फोर्थ स्टेप पे आना है, और फोर्थ स्टेप में फिर हमने चेक किया था कि क्या वो वैल्यूज पी और आर की वैल्यू सेम हुई है क्या। पी इज नॉट इक्वल्स टू आर, और कंडीशन ट्रू हुई थी, ठीक है, कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई थी, इसलिए हमने दोबारा से स्टेप 1 को रीस्टार्ट किया था। तो अभी भी हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई है, तो अब हमने दोबारा से स्टेप 1 परफॉर्म करना है। और स्टेप 1 हमें क्या कहता है, p इज नॉट इक्वल्स टू r, और कंडीशन अगेन ट्रू हो गई है। तो अब हमने क्या चेक करना है, दोबारा से वही 6 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स हो गया ये, और कंडीशन भी दूसरी भी ट्रू है, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। तो हम यहाँ दोनों कंडीशंस ट्रू आ गई हैं। मैं अब दोबारा से वो कंडीशन नहीं लिख रही। आर इज इक्वल पी इक्वल्स टू 7 पे दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं, तो पी को हमने क्या कर देना है, पी को इक्वल्स टू 8 कर देना है। जब इक्वल्स टू 8 करेंगे तो 19 इज लेस देन 10 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो आंसर हमारे पास फॉल्स, मतलब अब हमने पी को यहाँ पे ही स्टॉप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने स्टेप 2 पे जाना है, और स्टेप 2 में हमने आर को चेक किया था। आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी, आर हमारे पास कहाँ पे है, आर इक्वल्स टू 8 पे है, और हमने क्या चेक करना है, आर इज ग्रेटर देन ट्रू। यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू होगी, 19 इज ग्रेटर देन 10, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि P इज लेस देन R, 8 इज लेस देन 8, ये फॉल्स हो गई है। तो अब हमारा जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर आ गए, P भी 8 पे आ गया और R भी 8 पे। तो हमने फिर क्या करना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। जब हम इसे स्टॉप करेंगे तो स्टेप 3 परफॉर्म होगा। स्टेप 3 क्या करता है, बेसिकली स्वैपिंग करता है, यही पढ़ा है हमने। और यहाँ पे स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग होगी, लेकिन दोनों 19 पे हैं, तो वो 19 और 19 स्वैप नहीं होगा, 19 की जगह फिर 19 ही आ जाएगा। तो ये स्वैपिंग हुई है बेसिकली, यहाँ पे आके, यहाँ पे इसने स्वैप किया। अब उसके बाद स्वैपिंग के बाद फोर्थ स्टेप पे हम जब आएंगे, तो फोर्थ स्टेप पे वो कह रहा था P इज नॉट इक्वल्स टू R, तो ये कंडीशन हो गई है अब फॉल्स। इसका मतलब है कि P भी 8 है और R भी 8 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल हैं। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई है, तो अब उसने जो रेपिटिशन थी, जो लूप था 1 2 और 3 वाला, उसको एंड कर देना है। अब उसने फिफ्थ स्टेप पे चले जाना है, इस कंडीशन की बेस पे कि P और R इक्वल आ रहे हैं, यानी हमारा लूप रिपीट हो रहा था, और वो लूप अब एंड हो जाएगा। जब वो लूप एंड होगा तो अब वो फिफ्थ स्टेटमेंट पे आएगा, और फिफ्थ स्टेटमेंट ने ये कहा है कि जब दोनों इक्वल हो जाएं, P और R सेम लोकेशन पे आ जाएं, तो क्या करो, उनकी वैल्यूज को स्वैप कर दो, किसके साथ, Q के साथ। तो जो फिफ्थ है उसमें भी स्वैपिंग ही होगी, लेकिन स्वैपिंग किसके साथ होगी, स्वैप विद Q, ठीक है। तो अब जब हम इसे स्वैप करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 10, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 19, ठीक है। ये अब जो हमारा Q था
वो बेसिकली यहाँ पे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गया है आफ्टर फर्स्ट पार्टीशन। ये पार्टीशन का एल्गोरिदम एक दफ़ा चलाया अभी और उसने क्यू को एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके आ गया। अब आप देखेंगे तो 10 जो है उसके लेफ्ट साइड पे सारी छोटी वैल्यूज है, ठीक है, और उसके राइट साइड पे सारी बड़ी वैल्यूज है जो 10 से बड़ी है, ठीक है? तो ये पार्टीशन का एल्गोरिदम एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया और जब हमने इसको रिपीट कर लिया है पार्टीशन को, तो अब हमने नेक्स्ट जो करना है, दोबारा से रिकर्जन को अप्लाई करना है और दोबारा से अब हमने नई एरे सेंड करनी है और वो कौन सी एरे होगी? लेफ्ट एरे, लेफ्ट सब एरे। लेफ्ट सब एरे ये वाली है अगर मैं इसको बताऊं, तो अब हमने इस प्रोसेस को इस एरे पे परफॉर्म करना है और इसका अब p क्या होगा? बेसिकली हमारे पास 3 होगा, ठीक है, विच इज अगेन इक्वल्स टू 0 और इसका जो r होगा वो 8 होगा। 0 1 2 3 4 5 और 6। देखिए q-1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये q से पिछली वैल्यू, मुझे ये नहीं पता था कि 6 होगा 7 होगा 8 होगा, मुझे ये पता था कि q से पिछली वैल्यू होगी। तो q हमारा कहाँ पे आया था? 8 पे, तो 8 से पीछे वाली वैल्यू जो है r हमारे पास अब यहाँ पे 7 सेट हो जाएगा, ठीक है? अब इस एरे में जो 3 वैल्यूज जाएंगी वो p इक्वल्स टू 0 होगा, r इक्वल्स टू 7 होगा और एरे ये वाली सेंड होगी, रीस्टार्ट होगा ये प्रोसेस बेसिकली, दोबारा से यहाँ पे आएगा नए पैरामीटर्स के साथ। एरे नहीं आई है, p की वैल्यू नहीं आई है और r में 7 आए और फिर से ये दोबारा पूरा प्रोसेस उसने परफॉर्म करना है और ये जब प्रोसेस पूरा परफॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे भी अब आपके पास ये जो वैल्यू है 6 ये इक्वल्स टू q सेट हो जाएगा, ठीक है? और फिर ये जो प्रोसेस मैंने परफॉर्म किया अभी आपको एक दफ़ा करके बताया पार्टीशन का, वो पूरा प्रोसेस इस पे अगेन परफॉर्म होना है और एट दी एंड हमारे पास हम इसी प्रोसेस को जब रिपीट करेंगे तो ये 6 की वैल्यू सेंटर में होनी चाहिए और बाकी वैल्यू उससे लेफ्ट और राइट पे होनी चाहिए। तो अब आपने इसको जहाँ पे 6 सेम भी आ रहा है, अब आपने देखना है कि वो इसको कैसे टैकल करेगा, कहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, कहाँ पे फॉल्स होगी। तो अब जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आंसर में जो लास्ट पे वैल्यूज आएंगी वो कैसे होंगी? 6 है ना, तो 3 2 5 1 p हमारा यहाँ पे आ जाएगा पहली ही फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो पहला हमारा जो p है वो 0 से 1 2 3 4 पे जाके स्टॉप होगा, जहाँ पे 6 से छोटा नहीं रहा, इक्वल आ गया ना, छोटा तो नहीं रहा। और फिर q जो है r जो है वो इससे बड़ा है 4 पे आके स्टॉप होगा। तो हमारे पास बेसिकली 3 2 5 1 4 6 और 6 इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे q हमारा एग्जैक्ट आ जाएगा और फिर हम उसकी दोबारा से लेफ्ट अरे को साथ सॉर्ट करेंगे, फिर उसकी लेफ्ट अरे बनेगी। 3 आखिर में आके ये 2 एलिमेंट्स पे जाके फिर ये स्टॉप होता है और हमारी अरे जो है वो सॉर्ट, ये सिर्फ पार्टीशनिंग करता जाता है और वो पार्टीशन करते करते अरे हमारी सॉर्ट हो जाती है। तो अब आपने आज तो एक इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करने में आपका टाइम गुजर गया है, तो आपने इसको फर्दर करना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ तक एक बार पार्टीशन का एल्गोरिदम पूरा एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है। अब रेपिटिशन वही होनी है, मैंने आपको बता दिया, वो लेफ्ट एरे को सॉल्व करेगा, फिर इसकी ये जो लेफ्ट एरे थी इसकी लेफ्ट एरे हमारे पास फिर ये आएगी, ये वाली वैल्यू, फिर इस पे दोबारा से पार्टीशन अप्लाई करेगा। फिर इसकी जो लेफ्ट 4 है ना, तो यहाँ पे 3 2 1 4 आ जाएगा, फिर उसकी 3 2 1 वाली इसके बाद जो लेफ्ट एरे आएगी, फिर यहाँ पे हमारे पास 3 2 1 4 5 आ जाएगा, फिर इसकी लेफ्ट एरे हमारे पास 3 2 1 बन जाएगी, फिर इसको वो सॉर्ट करेगा। फिर उसके बाद मैं देखें लास्ट वैल्यू को पाइवट सेलेक्ट करके उसकी बेस पे आपको बता दूँ, यहाँ पे 6 था तो ये 6 इधर आ जाना है, 4 सेंटर में आ जाना है, फिर 4 से 4 लास्ट वैल्यू बन जानी है, पाइवट बन जाना है। तो इस तरह से वो लेफ्ट पार्ट बनाता जाएगा और उनको सॉल्व करता जाएगा और जब लेफ्ट पार्ट ख़त्म होंगे सारे लेफ्ट पार्ट, इसके बाद वो फिर आएगा 1 पे, तो यहाँ पे भी उसके पास 1 2 3 हो जाएगा, ये
लेफ्ट पार्ट बचेगा। और फिर 3 2 उनको भी सॉर्ट करने के बाद लास्ट में जब उसके पास ये 1 2 3 सॉर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 5 होगा, 4 और इसके राइट पार्ट को, ये राइट पार्ट हमने छोड़ दिया था, हम लेफ्ट सॉल्व कर रहे थे। जब ये कंप्लीट सॉर्ट हो जाएंगे लेफ्ट पार्ट, तो फिर इसके राइट को सॉल्व करेगा, क्योंकि ये एक वैल्यू है तो ये सॉर्टेड है, ये एल्गोरिदम ज़्यादा नहीं चलेगा। फिर वो जब इसको सॉर्ट कर लेगा तो इसके लेफ्ट से लेफ्ट में आता गया था ना, अब लास्ट वाले राइट को सॉल्व करेगा। फिर इस राइट को सॉल्व करने के बाद इससे पहले वाला जो राइट था, ये 6, इसको सॉल्व करेगा। और जब ये भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब इस लेफ्ट के सारे लेफ्ट और सारे राइट सॉल्व हो चुके हैं, तो फिर पहली वाली जो एरे थी उसकी राइट एरे को लेगा और फिर इसको इसी तरह से सॉल्व करना शुरू कर देगा। तो ये प्रोसेस आपका बहुत लेंथी जाता है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जब आप इसे सॉर्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स कम होना शुरू हो जाते हैं, पार्टीशनिंग के स्टेप्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इसको फर्दर कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर योर प्रैक्टिस, ये जो मैंने पार्ट छोड़ दिए हैं, इनको आपने लेफ्ट एरे को पूरा तरह से सॉर्ट करना है, दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करके, और उसके बाद राइट वाली साइड को भी दोबारा से इसी प्रोसेस की हेल्प से रिपीट करना है। एरे मैंने बड़ी ली थी ताकि फर्स्ट पार्टीशन से सारे ऑपरेशन ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आपने इनको इसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपके लिए ये आपको ये समझ आ जाए। और अगर आपके पेपर में ही आता है एक एरे दी हुई है और क्विक सॉर्ट से उसे सॉर्ट करें, अरेंज करें, तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। तो ये इतने मुश्किल नहीं है, ये अगर आपको पार्टीशन वाला कोड इसका समझ आ गया है तो पार्टीशन ही बेसिकली दोबारा से रिपीट हो रही है हर स्टेप में। अल्लाह हाफिज़।